नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनन तंत्र अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपकी 4th ग्रेड की जो साइंस का सिलेबस है उसमें है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी हम नोट्स कराते हैं वो आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी के नोट्स कराते हैं, वहीं से साइंस के क्वेश्चन आते हैं हर किसी कंपटीशन एग्जाम में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा है जनन तंत्र, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनन तंत्र क्या होता है। तो जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र होता है, जिसमें एक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो जनन के द्वारा व्यक्ति जो होता है वो अपने समान एक दूसरे जीव को क्या देता है, जन्म देता है। जैसे मानव है, मानव क्या करता है, जनन करता है, तो अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इसी को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो मानव में क्या पाया जाता है, कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ध्यान में रखना है कि मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यह द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। ये द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया मतलब क्या होता है, मतलब इसमें नर और मादा ऑर्गन अलग अलग होते हैं। ठीक है, नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विजनन प्रजनन प्रक्रिया होती है, जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। मतलब नर में जो निर्माण होंगे वो क्या होंगे, शुक्राणु। तो नर में तो बनेंगे शुक्राणु, तथा मादा में अंडे अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। तो सुनिए, जो मानव है, पहली बात हमने कर ली है कि जो मानव है, मानव में कौन सा जनन पाया जाता है, तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए, जो मानव में नर और मादा जननांग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीव में पाए जाते हैं। तो नर में तो क्या पाया जाता है, नर में तो पाया जाएगा आपका क्या, वर्षण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वर्षण पाया जाएगा। और मादा में क्या पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा क्या, अंडाशय पाया जाएगा। मादा में पाया जाएगा अंडे पाए जाएंगे, या फिर जिसको बोलते हैं हम क्या, ओवेरी जिसको बोलते हैं। तो इसमें पाया जाता है अंडाशय। क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, ओवेरी यानी अंडाशय। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब तो देखिए, जो वर्षण है, वर्षण है, वर्षण में तो किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का, जिसको बोलते हैं स्पर्म का निर्माण होगा। और जो अंडाशय है, अंडाशय है, इसमें किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर के जो ये प्रक्रिया करते हैं, मतलब इसका संलयन होता है। ये क्या होता है, इनका संलयन होता है। और जो संलयन होता है इसको क्या बोलते हैं, निषेचन। मतलब अंडाणु का शुक्राणु के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो संलयन से अर्थात निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइकोट बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो आपका शुक्राणु होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्म, ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये होता है आपका एक कोशिकीय। पूछा जाता है कई बार कि शुक्राणु है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय। और अंडाणु भी क्या होता है, ये आपका एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय। देखिए, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल रहे हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं, युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, युग्मनज का। तो युग्मनज में कितनी कोशिकाएं पाई जाएंगी, दो कोशिकाएं। तो इसमें पाई जाती है क्या, ये होता है दो कोशिकीय, दो कोशिका पाई जाती है इसमें। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब क्या होता है, 2n होता है। और ये क्या होते हैं, n होते हैं। मतलब अंडाणु और शुक्राणु होते हैं अगुणित, और युग्मनज होता है क्या, द्विगुणित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं लैंगिक जनन हेतु। इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जिसे यौनारंभ यानी जिसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, कहा जाता है।
यानी कि जो लड़कियां होती है, लड़कियों में जो यौनारंभ मतलब इन कोशिकाओं का जो विकास होता है ये प्यूबर्टी के टाइम पर होता है। किन कोशिकाओं का? लैंगिक कोशिकाओं का में होता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है, मतलब लैंगिक अंगों का विकास होता है यहाँ पर। तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कों में यौनारंभ के लक्षण, तो लड़कों में यौनारंभ के क्या क्या लक्षण है देखिए। पहला है आवाज का भारी होना। ये यहां से क्वेश्चन आएगा कि लड़कों में यौनारंभ के लक्षण है, तो पहला लक्षण है आवाज का भारी होना। दूसरा है दाढ़ी मुछ आना। दाढ़ी मुछ आना दूसरा लक्षण हो गया है। तीसरा है कांख एवं जननांग क्षेत्र में बालों का आना। कांख और जननांग क्षेत्र में बालों का आना तीसरा लक्षण हो गया है। चौथा है त्वचा तेलीय होना। त्वचा का क्या होना? तेलीय होना। ये क्या है? लक्षण है किसके? लड़कों में जब यौनारंभ प्रारंभ होता है, मतलब लैंगिक अंगों का विकास होता है। ये उनके लक्षण हो गए हैं। लड़कियों में क्या होता है? कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो लड़कियों में देखिए कौन कौन से। स्तन का बनना, मतलब स्तनों का विकास होता है, मेमरी ग्लैंड का विकास होता है। तथा आकार में वृद्धि होना, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। अगला है त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का ऑयली होना। और जननांग क्षेत्र में बालों का आना, ये भी क्या है? इनका ही लक्षण है। और अगला है रजोद्रम का शुरू होना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना आदि यौनारंभ के लक्षण होते हैं। तो ये जो लड़कियों के लक्षण हैं, मतलब लैंगिक अंगों का विकास किस प्रकार से होता है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, ये उनके लक्षण हो गए। और लड़कों की हमने देख ली कि आवाज का भारी होना, दाढ़ी मुछ आना, कांख जननांग क्षेत्र में बालों का आना। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। लड़कियों में यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है। क्वेश्चन आएगा लड़कियों में यौनारंभ किस वर्ष में शुरू होता है, तो ये होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। तथा लड़कों में कब होता है? लड़कों में यह कब होता है? 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लैंगिक परिपक्वता 18-19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। तो लैंगिक जो परिपक्वता ये किस आयु में पूर्ण हो जाती है? 18 से 19 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाती है। इस अवधि में मनुष्यों की संवेदनाओं तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है, चेंजमेंट आता है। उसका जो आपका जो मेंटल होता है और फिजिकल होता है, उनमें क्या आता है? परिवर्तन आता है। यौनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों के मूल में विभिन्न हार्मोनों का श्रावण होता है। मतलब जब आपकी यौनारंभ आती है तो इस दौरान कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे मानव नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होगा। तो मानव नर में कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें सीक्रेट होता है? नर में होता है या फिर मादा में। तथा स्त्रियों में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो स्त्रियों में दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रमुख लिंग हार्मोन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मानव नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और जो मादा नर हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन है, आपको याद करना है। आगे बात करते हैं। आगे अब हमारे पास आता है किसके बारे में? नर जनन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभाजित किया गया है, विभेदित किया गया है। अब नर में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, नर का प्राथमिक मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, वो कौन सा है? तो वो है आपका क्या? वर्षण है, जिसको बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। और इसी टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये है इसकी स्ट्रक्चर नर जनन तंत्र की, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये तो क्या हो गए हैं, ये वर्षण पाए जा रहे हैं किसमें? वर्षण कोश में। इसके चारों ओर ये लेयर पाई जा रही है, इसमें पाए जाते हैं क्या? वर्षण कोश में। तो ये बाहर तो क्या हो गया है? वर्षण कोश हो गया है। और वर्षण कोश के अंदर कौन पाए जाते हैं? ये पाया जा रहा है अंदर वर्षण कोश पाया जा रहा है। फिर इसके ये अंदर की तरफ एक
डक्ट कब पाई जाती है, इसको बोलते हैं अधिवर्षण, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। फिर ये जा रही है एपिडिडाइमिस, ऐसे जा रही है, ये नली जा रही है, ठीक है, ऐसे ये नली जा रही है। तो यहां से ये जो है, ये तो क्या है, अधिवर्षण। फिर ये जो नली जा रही है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। फिर यहां पर ये पाई जा रही है शुक्राशय, क्या पाया जा रहा है, शुक्राशय। और ये जो है आपका, ये यहां पर एक ये ग्लैंड है, देखिए दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ ये ग्लैंड कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये आपका है क्या, सीसन है, क्या है, पेनिस है, सीसन, इसको बोलते हैं पेनिस, सीसन है आपका। तो ये हो गया सीसन। और ये बीच में जो ये नली है, ये क्या है, मूत्र मार्ग है। और अगला ये फूला हुआ जो भाग है, सीसन का फूला हुआ भाग अर्थात जो पेनिस का फूला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं सीसन मुंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लांस बोलते हैं, सीसन मुंड बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में हो गई है। अब प्रत्येक के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्षण क्या होते हैं, वर्षण कोष क्या होते हैं, अधिवर्षण क्या होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। ये आपको ध्यान में रखना कि प्रोस्टेट ग्रंथि किस में पाई जाती है, नर में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है नर में, मादा में, या फिर दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है किसमें, आपका नर में पाया जाता है। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राथमिक लैंगिक अंग। और प्राथमिक लैंगिक अंग क्या था आपका, वर्षण था, टेस्टिस था, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ये वे अंग छोटे 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 होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों मतलब सेक्स सेल्स या गेमेट्स का निर्माण करते हैं। तो युग्मकों या गेमेट्स का निर्माण कौन करते हैं, वो करते हैं वर्षण करते हैं। साथ ही ये कुछ हार्मोन का स्रावण भी करते हैं। तो जो वर्षण है, आपका जो टेस्टिस है, पहली बात ये क्या है, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राइमरी ऑर्गन सिस्टम है। दूसरी बात, वर्षण में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, मतलब गेमेट्स बनते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो वर्षण है, ये कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये अंग जनद कहलाते हैं, मतलब गोनेड्स कहलाते हैं। नर में जनद वर्षण कहलाते हैं। तो वर्षण क्या कहलाते हैं, जनद कहलाते हैं, गोनेड्स कहलाते हैं। तथा नर जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो आपका ये वर्षण है, ये किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में पाया जाता है। अब ये पाया कहां पर जा रहा है, ये वर्षण, ये पाया जाता है वर्षण कोश में। किस में पाया जा रहा है, वर्षण कोश में पाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वर्षण कोश अर्थात स्क्रोटम में उपस्थित होता है। वर्षण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करता है तथा द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। तो देखिए, जो वर्षण है ये एक क्या है, ग्रंथि भी है। क्या है, आपको ध्यान में रखना है, वर्षण क्या है, ग्रंथि है। क्योंकि ग्रंथि किसका निर्माण करती है, हार्मोन का। और ये कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। और ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में बात कर लिया है नर का, और वो क्या था, वर्षण था, टेस्टिस था, जो स्क्रोटम में पाया जा रहा था, वर्षण कोश में पाया जा रहा था, जो निर्माण कर रहा था, शुक्राणु का निर्माण कर रहा था, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कर रहा था। अब हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र में कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। द्वितीयक अंग निम्न है। वो चित्र हमने पढ़ा था, अभी देखिए, जो पीछे हमने चित्र पढ़ा था, देखिए यहाँ पर जैसे अधिवर्षण पाया जा रहा था, ये शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्रवाहिनी है, सीसन है, मूत्र मार्ग है, सीसन मुंड है। ये क्या है, आपके द्वितीयक लैंगिक अंग है। इनके बारे में अब बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्षण कोश, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है वर्षण कोश के बारे में कि वर्षण कोश में कौन पाया जाता है, वर्षण पाया जाता है।
तो वर्षण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब वर्षण कोश में वर्षण पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। उसमें शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी अगर शुक्राणु निर्माण करना है किनको, वर्षण को, तो शरीर से कम तापमान रखना पड़ता है। किसको, वर्षण कोश को। वर्षण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करता है। तो वर्षण कोश का कार्य क्या होता है, ये ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन। तथा यहां का तापमान शरीर के अन्य अंगों से क्या होता है, कम होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्यों होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण करने के लिए हमें कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आती है शुक्रवाहिनी। क्या होती है शुक्रवाहिनी, जिसको बोलते हैं वाजा डिफरेंशिया। क्या होती है शुक्रवाहिनी, तो शुक्राणु शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। तो शुक्राणु जो है वो शुक्राशय तक पहुंचने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है। अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी नली है जिससे होकर के मूत्र और शुक्राणु दोनों का एक उभय मार्ग होता है, तो वो क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। क्या होती है, शुक्रवाहिनी। यह आपको ध्यान में रखना है। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी यानी इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। तो जो ये शुक्र वाहिनी है शुक्राशय के साथ मिलकर के किसका निर्माण करती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, स्खलन वाहिनी का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। तो ये हो गया शुक्रवाहिनी के बारे में। तो शुक्रवाहिनी के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी में देखिए मूत्र और आपका शुक्राणु दोनों का ये क्या है, मार्ग है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब शुक्राशय। क्या है शुक्राशय, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना, जिसे शुक्राशय कहते हैं, में खुलती है। तो शुक्राशय क्या है, एक थैली नुमा संरचना होती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। तो शुक्राशय एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करेगा जो कि वीर्य के निर्माण में क्या करेगा, ये सहयोग करेगा। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को क्या देता है, ऊर्जा और गति देता है। क्वेश्चन आएगा शुक्राणुओं को गति और ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है शुक्राशय। कौन करता है, शुक्राशय। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, शुक्राशय क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है और यहाँ पर क्या, एक चिपचिपे पदार्थ का निर्माण होता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। यह अखरोट के आकार की एक बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि है। आकार कैसा होता है इसका, अखरोट के आकार, अखरोट के समान होता है, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये भी क्या करती है, एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है और ये क्या करती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ये जो तरल पदार्थ होता है जो, ठीक है, इतना ही इसमें याद करना है। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है मूत्र मार्ग, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। यह एक पेशीय नलिका है। क्या है, पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका यानी यूरिनोजेनिटल केनाल बनाती है। इसमें से होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। तो मूत्र मार्ग से किस किस स्राव बाहर निकलते हैं, एक तो आपका मूत्र है वो निकलता है, शुक्राणु है ये भी इसी से निकलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव है ये भी इसी से निकलता है। यह नलिका शीर्षण अर्थात पेनिस से गुजर कर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ये बात आपको समझ में आ गई, अर्थात इसे मूत्र बाहर निकलता है प्लस में शुक्राणु बाहर निकलते हैं। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि एक
तरल पदार्थ बना रही थी, चिपचिपा पदार्थ बना रही थी, ये भी इसी से निकलता है, यही इसमें याद करना है। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं सीसन के बारे में, अर्थात जो पेनिस है उसका कार्य के बारे में बात करें कि पेनिस क्या होता है। तो ये एक बेलनाकार अंग है। क्या है ये? सिलेंड्रिकल ऑर्गन है जो वर्ण कोश के बीच लटका रहता है, मतलब ये लटका रहता है वर्ण कोश के बीच। ये उत्थानशील, ये क्या होता है? इरेक्टाइल होता है, मतलब इसमें क्या होती हैं? उत्तेजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। मेथुनांग, कोपुलेटरी और गेन है। सामान्य अवस्था में यह छोटा होता है, मतलब ये सामान्य नॉर्मल इस स्टेट में क्या रहता है? ये छोटा रहता है। तथा शिथिल अवस्था में, मतलब जब ये इरेक्टाइल हो जाता है, मतलब उत्तेजित हो जाता है, तो ये लंबा हो जाता है। तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है। किसके काम आता है? मूत्र विसर्जन के, और साथ में शुक्राणु के विसर्जन में भी सहायक होता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य यानी शुक्राणु सहित को मादा जनांग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या होता है? यानी जब मैथुन होता है, जब सेक्स करते हैं, सेक्स के दौरान जो आपका पेनिस है वो क्या करता है? शुक्राणु का स्खलन करता है। शुक्राणु को किस में छोड़ता है? वेजाइना में छोड़ता है, मादा जनांग में छोड़ता है, इसका ये कार्य होता है। तो ये बात हुई सीसन के बारे में। अब बात लेते हैं मादा जनन अंग के बारे में, जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात लेते हैं। स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया गया है। जैसे हमने जो नर का लैंगिक जनन तंत्र था उसको दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। देखिए नर में जो, मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है आपका क्या? अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है, मतलब ओवेरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, यही आता है मेन क्वेश्चन कि मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, तो वो होता है अंडाशय। ये बात आपको मेन रूप से ध्यान रखनी है। अब इसके डायग्राम के रूप में बात कर लेते हैं। तो ये है क्या? आपका जो मादा का जनन तंत्र है ये है मेन। देखिए ये तो यहां पर तो क्या है? ये योनि है। क्या है ये? योनि, जिसको बोलते हैं वेजाइना। और यहां पर ये क्या होता है? जो सीसन है, नर का जो सीसन है, मतलब पेनिस है, ये वो यहीं पर आता है, यहीं पर डलता है। और यहां पर वो क्या कर देगा? ऐसे वो शुक्राणु छोड़ देगा, और ये शुक्राणु ऐसे जाएंगे, ये शुक्राणु ऐसे जाएंगे, शुक्राणु ऐसे जाकर के ये चले जाएंगे ऐसे ओविडक्ट में, या आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पर चले जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और देखिए इतना ही जा सकता, इतना ही लंबा होता है क्या आपका पेनिस जा सकता है इसमें, इतना ही लंबा पेनिस जा सकता है नर का, किसके? मादा की वेजाइना में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवा। ठीक है। और ये देखिए ये जो है, ये आपका ये स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय है, तो ये हो गया आपका अंडाशय। और ये देखिए अंगुलीनुमा ये संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी ही अंडाशय से क्या अंडाणु को ग्रहण करते हैं, और यहां से ऐसे अंडाणु आएंगे, फिर ऐसे अंडाणु आ जाएंगे। ठीक है। और ये जो ये डक्ट है, ये वाली डक्ट है, ये जो डक्ट है बीच में, ये डक्ट पाई जा रही है, इसको बोलते हैं क्या? अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। और इसी को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन नलिका बोलते हैं या ट्यूब बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और ये जो बीच में ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्या? गर्भाशय गुहा बोलते हैं। और ये जो ये वाला, ये जो संरचना है, ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं क्या? गर्भाशय का अंत स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय का अंत स्तर बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और ये जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रकार से मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ये ऐसे तो क्या आ रहे हैं? शुक्राणु, ये ऐसे शुक्राणु आ रहे हैं, ऐसे शुक्राणु आएंगे। ठीक है। और अलग कलर लेता हूं थोड़ा सा। और इस तरफ से क्या आ जाएगा? ये अंडाणु आ जाएगा, ऐसे अंडाणु। ये अंडाणु यहां पर आ गया है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, अंडाणु और शुक्राणु, और किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का। किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, जायगोट का। और शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो यहां पर लिखता हूं शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु का संलयन,
शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के फलस्वरूप, फल स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात कर लेते हैं आगे। अब हमारे पास आ रहा क्या? प्राथमिक जनन अंग। जो मादा का प्राथमिक जनन अंग है वो क्या है? आपका अंडाशय है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। मतलब एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है, मतलब दो अंडा से पाए जाते हैं। तो दो अंडा से पाए जाते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं, दो मेन कार्य होते हैं। पहला कार्य तो क्या हो गया है? तो पहला कार्य है यह मादा जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है। तो अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। द्वितीय कार्य क्या है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन, कितने हार्मोन बनाता है? दो हार्मोन। और ये क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। दो हार्मोन का निर्माण करता है। पहला तो है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या हो गया है? प्रोजेस्ट्रोन। तो दो हार्मोन का सीक्रेट करता है। क्वेश्चन आएगा जो आपका अंडाशय है वो कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? वृक्क जो होते हैं उसके श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशय पुट्टिकाएं कहा जाता है ये पाई जाती हैं। तो अंडाशय में क्या पाई जाती हैं? अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। और यही क्या करती हैं? अंडाणु का निर्माण करती हैं। ये पुट्टिकाएं अंडाणु निर्माण करती हैं। क्वेश्चन आएगा अंडाशय में ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जो अंडाणु का निर्माण करती है? तो वो पाई जाती है अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, वो करती है अंडाणु का निर्माण। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी मतलब फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में क्या करते हैं? मदद करते हैं। मतलब जो आपका जो प्रोजेस्ट्रोन है और एस्ट्रोजन है यही क्या करते हैं? लैंगिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं मादा में। ठीक है, आगे चलिए। अब बात लेते हैं हम क्या? द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक मादा क्या था? वो था अंडाशय। और अंडाशय में क्या पाई जाती है? अंडवाहिनी पुट्टिकाएं पाई जा रही थी। ठीक है, और अंडवाहिनी पुट्टिकाएं किसका निर्माण कर रही थी? अंडाणु का निर्माण कर रही थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो अंडाशय है वो किसका निर्माण करा था? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का भी निर्माण करा था। मतलब जो आपका अंडाशय है वो क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथ है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास अब आ रहा है द्वितीयक लैंगिक अंग। नर की भांति ही स्त्रियों में प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्य में मदद करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक अंग कहलाते हैं। अब जो द्वितीयक अंग है पहला आपका आ रहा है क्या? अंडवाहिनी, जिसको बोलते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है? निषेचन होता है, अर्थात उनका संलयन होता है। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलियां अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। दो अंडवाहिनी पाई जाती हैं ये, जिसके द्वारा अंडाणु जो होता है ये गर्भाशय तक पहुंचता है तथा उदर गुहा के पीछे तक फैली होती हैं। यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती हैं। क्वेश्चन आएगा निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने का कार्य कौन करती हैं? तो वो करती हैं अंडवाहिनी अर्थात फेलोपियन ट्यूब करती हैं। ये 3-4 बात इसमें याद करनी है केवल। अब चलते हैं आगे, दूसरा पढ़ लेते हैं इसका द्वितीयक अंग के बारे में। गर्भाशय जिसको क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं।
गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग होता है। तो ये किसके बीच में पाया जाता है? मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य पाया जाता है। और क्या कैसा होता है? खोखला मांसल अंग होता है। खोखला मांसल अंग होता है जहां दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक थैली नुमा संरचना का निर्माण करती है। मतलब गर्भाशय के दोनों तरफ ही क्या पाए जाते हैं? अंडवाहिनी पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर खुलता है। तो देखिए, संकरा भाग तो नीचे खुल रहा था और चौड़ा भाग ऊपर की ओर खुल रहा था। नीचे तो क्या आ रही थी? आपकी योनि आ रही थी, वेजाइना आ रही थी, और वहां पर गिरवा थी। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। मतलब जो आपका गर्भाशय है, ये गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। और वो भ्रूण ही कहां पर अध्यारोपित होगा? गर्भाशय में, अर्थात उसका विकास कहां पर होगा? गर्भाशय में। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। अर्थात जो आपका भ्रूण बनता है, भ्रूण को जो पोषण दिया जाता है वो किसके माध्यम से दिया जाता है? प्लेसेंटा के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, एक नालनुमा संरचना होती है प्लेसेंटा, जिसके माध्यम से उत्सर्जित पदार्थ, पोषक पदार्थ वगैरह सब दिए जाते हैं उसके द्वारा। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं अब किसके बारे में? योनि के बारे में, जिसको बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है। तो देखिए, जो योनि होती है, योनि इसकी कितनी चौड़ी होती है? ये होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो नर का जो पेनिस है वो केवल 8 से 10 सेंटीमीटर का ही इसमें जा सकता है। अगर ज्यादा प्रयास करोगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? किसमें? योनि में क्रिएट हो सकती है, और जो मादा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ज्यादा इसमें परेशान ना होना चाहिए, व्यक्ति को ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल 8 से 10 सेंटीमीटर इसमें पेनिस जा सकता है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रज्जोद्रम स्राव यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। मतलब जो योनि है, योनि के द्वारा जो मंथली साइकिल आता है महिलाओं में, वो इससे आता है। इसके अलावा जो बच्चा होता है, मतलब प्रसव के समय ये क्या करता है? प्रसव मार्ग का काम करता है। ठीक है, योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। तो योनि में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और लैक्टोबैसिलस किसका निर्माण करेंगे? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेंगे। यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण क्या होता है? अम्लीय होता है। क्वेश्चन आएगा योनि का जो वातावरण है वो किस प्रकार का होता है? बोलेगा क्षारीय, अम्लीय, या फिर उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है क्या? अम्लीय होता है, अम्लीय वातावरण होता है। और कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे अब बात लेते हैं प्रजनन की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास युग्मक जनन। क्या है? जिसको बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब गेमेट का निर्माण हो ही क्या कहलाता है? गेमेटोजेनेसिस। और गेमेट क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। शुक्राणु का निर्माण तो होगा किसमें? नर में। और नर में कहां पर होगा? वर्षण में होगा। और अंडाणु का निर्माण होगा अंडाशय में, अर्थात मादा में होता है अंडाशय, अंडाणु का निर्माण। वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों की निर्माण विधि को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहा जाता है। तो अंडाणु और शुक्राणु क्या होते हैं? अगुणित युग्मक होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। और जो एक कोशिकीय उसको बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो वर्षण है, वर्षण में तो किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का। तो इसमें तो निर्माण हो रहा है शुक्राणु का, मतलब स्पर्म का। और जो अंडाशय है, अंडाशय है, इसमें निर्माण हो रहा है किसका? अंडाणु का। किसका निर्माण हो रहा है? अंडाणु का, अर्थात ओवम का निर्माण हो रहा है।
और ये क्या है, युग्मक है, दोनों क्या है, युग्मक। और कैसे हैं, अगुणित है, हैप्लॉइड है, मतलब एक कोशिकीय हैं दोनों। और जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उनको बोलते हैं अगुणित बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। नर के वर्ण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा यह क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। यानी कि जो नर में शुक्राणु बनेंगे तो एक क्रिया क्या कहलाएगी, शुक्र जनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शुक्र जनन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मादा के अंडाशय में युग्मकों की निर्माण क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है अंड जनन कहलाती है। तो अंड जनन के जरिए किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। और शुक्र जनन के जरिए किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे अब हमारे पास आता है क्या, फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं निषेचन। तो यह है आपका फर्टिलाइजेशन। हमने बात की है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, मतलब स्पर्म और ओवम का जो संलयन होता है, फ्यूजन होता है, वही क्या कहलाता है, आपका निषेचन कहलाता है। तो मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मन कर किसका निर्माण करेंगे, दोनों जुड़ करके युग्मनज का निर्माण करेंगे, जाइगोट का। और जो युग्मनज होता है आपका, क्या होता है, युग्मनज। ये क्या होता है, इसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2n कोशिकाएं पाई जाती, मतलब 2n कोशिका, दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2n कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए जो युग्मनज होता है ये क्या होता है, आपका द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित, डिप्लॉइड होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि युग्मनज होता है, ये होता है द्विगुणित। तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। सीधी बात ये ध्यान रखनी है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन अर्थात संयुग्मन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। और जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड, अर्थात इसमें 2n कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास है अब विदलन के बारे में बात कर लेते हैं, तथा भ्रूण का रोपण, मतलब क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है। मतलब युग्मनज में क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, और जिसे एक संरचना बनेगी जिसे कोरक यानी ब्लास्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहा जाता है। तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंत स्तर मतलब एंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित होता है, मतलब गर्भाशय से चिपक जाएगा। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। तो जब यह आपका जो ब्लास्टुला बन जाएगा, और ब्लास्टुला में क्या होंगे, ब्लास्टुला जो होता है ये गर्भाशय की अंत स्तर है, आंतरिक जो लेयर है उससे चिपक जाएगा, वहां पर स्थापित हो जाएगा। और ये क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण, मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे हमारे पास है प्रसव। क्या है, प्रसव है। प्रसव में क्या होता है, भ्रूण रोपण के पश्चात, यानी भ्रूण का जब रोपण हो गया था, मतलब गर्भाशय की भित्ति से चिपक गया था, उसके बाद में उसका विकास होगा। क्या होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। जब जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भाशय में जो शिशु है उसका पूर्ण विकास होगा, उसके बाद वो क्या लेगा, जन्म लेगा। शिशु जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रसव। तो ये हो गया आपका क्या, आपका जनन तंत्र के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो नर है और मादा है। नर में तो इसका प्राथमिक लिंग क्या था, वर्षण था, इसका तो वर्षण था। और इसका क्या था, अंडाशय था। क्या था, अंडाशय। मैं सारांश पढ़ा रहा हूं। अंडाशय था मेन, इसके बारे में पूछता है, वर्षण और अंडाशय के बारे में। वर्षण में तो क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनेगा, शुक्राणु। और अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। और शुक्राणु और अंडाणु में एक एक कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं अगुणित कोशिकाएं होती हैं दोनों, शुक्राणु और अंडाणु। जब ये दोनों क्या होंगे, संलयन होंगे, मतलब इनका संयुग्मन होगा, तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज किसका निर्माण हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो ये बन गया युग्मनज। और युग्मनज क्या होता है, 2n होता है, मतलब इसमें द्विगुणित कोशिकाएं पाई जाती है, और इनमें nn मतलब अगुणित कोशिकाएं पाई जाती हैं।
ठीक है, देखिए n और n जुड़ करके क्या बन गई है, 2n बन गई है। अब युग्मनज में आगे क्या होगा, विभाजन होगा। आगे क्या करेगा, विभाजन। समसूत्री इसमें क्या होंगे, विभाजन, तो इसमें होंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होंगे इसमें। समसूत्री विभाजन से क्या बनेगा, कोरक बनेगा। क्या बनेगा, कोरक। अब इस कोरक का आगे विकास होगा और ये कोरक आगे चल करके कहां पर चिपक जाएगा, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति से, गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाएगा। और गर्भाशय की भित्ति से चिपकना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है, रोपण। अब इसमें रोपण होने के बाद में इसे में क्या होंगे, विभाजन होंगे, मतलब इसका विकास होगा, भ्रूण का विकास होगा। और विकास होने के बाद में क्या होगा, प्रसव होगा। क्या होगा, प्रसव, मतलब बच्चा क्या लेगा, जन्म लेगा। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है, इसका सारांश आ गया अब तक जो हमने पढ़ा जो। ठीक है, तो ये हो गई है आपके क्या, जनन तंत्र के बारे में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को देखिए लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की है। ठीक है, लगातार बनी रहिए, इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। एक दिन ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि सफलता के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिना सफलता के लिए